हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। पिछले चैप्टर में हमने या पिछली क्लास में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टडी करेंगे थोड़ा टेंस के बारे में। टेंस के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है। किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, हमेशा जो मॉडल है या मैं कहूँ टेंस है मॉडल के बाद, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। कई बार हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं पर हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जीरो से हीरो तक आपको सब समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे मैं बेसिक इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, मैंने लिखा है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। असल में टेंस है क्या? टेंस है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म है जो हमें बताती है टाइम के बारे में और स्टेट के बारे में। मतलब कि एक्शन का टाइम क्या है और उसकी स्टेट क्या है। अच्छा, तो जैसे मैंने वर्ब को यहाँ दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बताता है? हमारा टाइम बताता है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? हमारा टाइम। जबकि मेन वर्ब क्या बताता है? स्टेट। टाइम, जैसे कि टाइम को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और स्टेट चार हो सकती हैं, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइम क्या हुआ? तीन टाइप का हुआ। स्टेट कितने टाइप की हुई? चार टाइप की हुई। तो एक टाइम से चार टेंस बनते हैं। कितने टेंस बनते हैं एक टाइम से? चार। तो एक से चार बनेंगे तो तीन से कितने बन जाएंगे? 4 3 12, चार तेरे 12। तो टेंस कितने होते हैं हमारे? 12। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट से और फिर ऐसे ही फ्यूचर से वो क्रिएट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे टेंस कितने फॉर्म होते हैं? 12। वो बनते कैसे हैं? तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट होता है जो हमको टाइम बताता है, और एक जो मेन वर्ब वाला पार्ट होता है जो हमको स्टेट बताता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें समझनी है हमको। अगर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों आपस में मिल जाएं तो एक तीसरी चीज बनाते हैं जिसको टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं बाद में कुछ बातें बताऊंगा, वो नोट डाउन भी करना। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम मर्ज कर दिया जाए तो टाइम एक्सप्रेशन बनता है। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब समय, है ना? समय का समय काल कह सकते हैं हम हिंदी में। जैसे 4 months, 6 days, 2 years, 9 hours। तो ये क्या हो गया हमारा? ड्यूरेशन। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? तो जैसे यहां मैंने 4 महीने लिखा है तो यहां मैंने कोई पर्टिकुलर महीना का नाम लिख दिया तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 6 डेज लिखा है तो मैंने किसी डे का नाम लिख दिया। कोई साल लिखा है तो किसी साल का वो पर्टिकुलर बता दिया। कोई घंटे लिखे हैं या हमने लिखे हैं 9 घंटे तो कोई पर्टिकुलर समय बता दिया। तो जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, या अगर मैं इसको कहूं पर्टिकुलर टाइम, या फिर इसी को मैं एग्जैक्ट टाइम कह सकता हूं। इतना एग्जैक्ट तो नहीं होता पर काफी हद तक एग्जैक्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे समझेंगे हम और पीरियड ऑफ टाइम ऐसे समझेंगे। अब अगर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यहां पर जैसे पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो मैं हटा देता हूं, ये जो मैंने लिख रखा है। अब सुनो आप, तो जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर उसके साथ अगर आप सिंस लगा दोगे, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे, सिंस 2009, सिंस 1 PM, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा टाइम एक्सप्रेशन में। कैसे हो जाएगा टाइम एक्सप्रेशन में? छोटा सा कंसेप्ट है, समझना। मैंने कहा सिंस अप्रैल, अप्रैल से, तो अप्रैल से, तो अप्रैल से कह रहा हूं तो अप्रैल में जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है, मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूं, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्रैल से, तो अप्रैल पॉइंट ऑफ टाइम हुआ और तब से, तो अप्रैल से जब से एक्शन स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ
और जो ड्यूरेशन है वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या बनाते हैं? टाइम एक्सप्रेशन। ऐसे ही जो फॉर है, जैसे लिखूंगा फॉर 4 days, फॉर 6 days, सॉरी फॉर 4 months, फॉर 6 days, फॉर 2 years, फॉर 9 hours। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है उसमें जब मैं फॉर लगा रहा हूं तब भी क्या बन जाता है? हमारा टाइम एक्सप्रेशन बन जाता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो 4 महीने से पढ़ा रहा हूं मतलब मैंने जब से आपको पढ़ाना शुरू किया, तो कहीं से तो शुरू किया होगा, तो उसमें टाइम क्या है? इनबिल्ट है। 4 महीने हो गए हमको पढ़ाते, तो ये कैसे पता चला कि मैं आपको 4 महीने से पढ़ा रहा हूं? तो कहीं से तो पढ़ाना शुरू किया, जहां से पढ़ाना शुरू किया है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो 4 महीने हैं वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इसमें भी इनबिल्ट है, इसमें भी इनबिल्ट है, इसीलिए दोनों क्या बनाते हैं वहां पर? टाइम एक्सप्रेशन। जैसे यहां पर लिखा है मैंने फॉर 4 months, कि भाई मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया यहां से और 4 महीने तक पढ़ाता रहा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और ये इसका ड्यूरेशन क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। फॉर 6 days, कि 6 महीने से हमारा मान लो कोई चैप्टर चल रहा है, तो कहीं से तो पढ़ाना स्टार्ट किया है चैप्टर और ये 6 दिनों तक चला है, तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। सिंस अप्रैल, तो अप्रैल, सिंस अप्रैल बोल रहा हूं मैं, तो अप्रैल से मतलब अप्रैल में वो क्या हुआ? वहां से शुरू हुआ है कि अप्रैल से, तो वहां पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और तब से चल रहा है, तो सिंस अप्रैल पॉइंट ऑफ टाइम, और अप्रैल से चल रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही सिंस यस्टरडे, जैसे कल से हम मान लो कोई काम कर रहे हैं, कल से कहीं से तो स्टार्ट किया करना, तो पॉइंट ऑफ टाइम, और अभी तक चल रहा है तो क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। अगर किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसकी जो स्टेट होगी वो इनडेफिनिट होगी। स्टेट क्या होगी? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जैसे मैंने यस्टरडे बस लिख दिया, अगर क्या लिख दिया? यस्टरडे, तो वो जो सेंटेंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है पास्ट का। यस्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली वो जो स्टेट होगी एक्शन की वो इंडेफिनिट होगी, और चूंकि पास्ट में इसलिए वो किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम जब होगा। ऐसे ही जब टाइम एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा? टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन होने की दशा में वहां पर या तो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मतलब जो स्टेट होगी एक्शन की या तो परफेक्ट होगी या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। कब? जब वहां पर टाइम एक्सप्रेशन होगा। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, आपको समझ में आता है एक बार में तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज इसको दोबारा प्ले करना आप, है ना, और फिर से समझना, क्योंकि बहुत काम की चीज है। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि सुमित पास्ड 12th एग्जामिनेशन, 12th स्टैंडर्ड या 12th क्लास लिखना चाहिए वैसे, यहाँ 12th स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। कब पास किया भैया? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो है ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। अरे हाँ कि नहीं? बहुत सारा समय तो लिखा नहीं है, तो पॉइंट ऑफ टाइम किसका है? ये पास्ट का। तो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम किसका? पास्ट का। और चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए क्या बताएगा? इनडेफिनिट। तो बेसिकली यहाँ पर टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। अभी टेंस सिखाया नहीं मैंने, पर ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन ये तो सीखा हमने, उसके बेस पर ही सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये लिखा आर प्रिंसिपल डैश सिंस ईयर 2011, तो सिंस 2011 ये क्या बना रहा है? टाइम एक्सप्रेशन। मतलब सेंटेंस या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिखा रहे हैं, ये दोनों दिखा रहे हैं। अच्छा, बोल रहा है कि जो मेरी प्रिंसिपल है या हमारी प्रिंसिपल हैं वो 2011 से काम कर रहे हैं, तो एक्शन अभी भी क्या है? चल रहा है। जनरली यही बताना चाह रहा है। प्रेजेंट परसेप्शन में देखें तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रिंसिपल हैज बीन वर्किंग हियर। हियर का मतलब यहाँ, यहाँ हमारी प्रिंसिपल 2011 से अभी तक काम कर रही हैं, तो हैज बीन वर्किंग। हर्षल डैश होम, ये क्या लिखा है? हर्षल डैश होम टुडेज मॉर्निंग कर देता हूं इसको ना, तो ये सही हो जाएगा। हर्षल डैश होम
टुडेज मॉर्निंग, हर्षल गया घर आज सुबह। अच्छा, आज सुबह क्या होगा, तो किसी को लगेगा बच्चे को सर आज तो ये पास्ट प्रेजेंट का हो गया, नहीं ये पास्ट का हुआ, आज सुबह। तो आज की सुबह अभी के लिए, जैसे मैं मान लो अभी मेरी घड़ी में 2:40 हुए हैं, दोपहर का समय, तो मैं कह रहा हूं कि ये सुबह, आज सुबह गया हर्षल घर, तो आज सुबह गया तो ये तो पास्ट हो गया, और ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है कि भाई आज सुबह किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर गया, तो आएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो इंडेफिनिट है, और पास्ट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, चलिए अब यहां से शुरू करते हैं हम अपना टेंस। बढ़िया आराम से अपने आप को रिलैक्स करो और बढ़िया से सुनो, बहुत काम का टेंस है, आपने ऐसा सीखा नहीं होगा, मेरे को उम्मीद है टेंस, या इस परसेप्शन से ऐसा नहीं देखा होगा टेंस, सीखा तो आपने बहुत सी जगह होगा, पर मेरी सोच ये है, मेरी अप्रोच ये है कि आप ऐसा सीख जाएं कि आपको बार बार ना सीखना पड़े, और प्रीलिम्स में तो आपका बहुत शानदार काम बन जाए। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट, इस टेंस का यूज करते हैं हम बताने के लिए हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रुथ। अगर आपको हैबिट बतानी है प्रेजेंट में, आदत बतानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपको कस्टम बताना है, कोई प्रथा बतानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई प्रैक्टिस बतानी, प्रैक्टिस का मतलब प्रथा से ही है यहाँ, रिपीटेड एक्शन, कोई रिपीटेड एक्शन जो बार बार दोहराया जाता है, कोई परमानेंट एक्टिविटी है जो बार बार होती है, या फिर कोई जनरल ट्रुथ है जो हमेशा सत्य है, वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इनको बताया कैसे जा सकता है, तो दीज आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन सब बातों को जो हमने ऊपर लिखी हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑफन, अक्सर, सेल्डम, कभी कभार, यूजुअली, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी, नॉर्मली, सामान्यता, जनरली, सामान्यता, रेयरली, कभी कभार, डेली, रोज, फ्रीक्वेंटली, बार बार, ऑलवेज, हमेशा, इन सब जो एडवर्ब हैं हम इनका यूज करके हम क्या बता सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पर ऊपर कंसेप्ट बताए हैं कि कोई हैबिट बतानी है कि भाई मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ, तो ये आदत है, हैबिट, और ऑलवेज क्या बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप इससे क्या बताते हो, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं इसमें आगे स्ट्रक्चर की बात करें या सिंटेक्स की बात करें हम, तो सिंटेक्स क्या होगा इसमें कि अगर सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सिंटेक्स अफर्मेटिव कह सकते हैं इसको, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, नेम, या फिर कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा प्रोनाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ब को सिंगुलर बना रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब सिंगुलर, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा है। फिर है डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो डू, डज या डिड है, तो इसके साथ हमेशा याद रखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना है। वर्ब किस फॉर्म में आएगा, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। जैसे यहां पर लिखा हुआ सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो यहां नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये बेसिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे। फिर आगे देखें अगर हम, तो जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, विपिन राइट्स लेटर्स रेगुलरली। विपिन मतलब लगातार लेटर्स लिखता है, बार बार लेटर्स लिखता है, तो विपिन तो सिंगुलर है, एक नाम है, तो हमने वर्ब को कैसा बना दिया, सिंगुलर बना दिया। और चूंकि बार बार लिखता है, फ्रीक्वेंटली लिखता है, तो एक्शन बार बार होता है, इसलिए उसको किस टेंस में रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विपिन लिखता है लेटर्स रेगुलरली, मतलब रिपीटेड फॉर्म में।
दूसरा लिखा है डज बस कम हियर एवरी आवर, तो ऐसा लिखना चाहिए था डज ठीक है, डज बस कम हियर एवरी आवर है वो, है ना। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो पूछ रहा है क्या कि हर घंटे बस आती है, तो हर घंटे आती है मतलब क्या हो रहा है, एक्शन बार बार हो रहा है। कोई भी एक्शन जो रिपीट होगा, चाहे वो आदत हो, कस्टम हो या कुछ भी हो, अगर वो रिपीट होता है, अब वो रिपीट चाहे एक दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, 20 साल में हो। जैसे कुंभ का जो मेला है वो 12 साल में आयोजित होता है, तो हर 12 साल में होता है वो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। द कुंभ मेला टेक्स प्लेस इन एवरी 12 ईयर, 12 साल लगते हैं उसको लेने में। या मैं कहूँ एक वो कौन सा धूमकेतु होता है वो 72-78 साल में दिखाई देता है हमको जनरली, तो भले ही वो 72 साल में दिखाई देता है, भले कोई चीज 400 साल में होती है, 4000 साल में, पर अगर वो फ्रीक्वेंटली होती है, उसमें दोहराव होता है, तो हमेशा हम वहां पर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर लिखा है एवरी आवर कि क्या बस यहाँ हर घंटे आती है, तो भैया बस कैसा है, सिंगुलर है, और इंटेरोगेटिव बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, डज। डू तो प्लूरल के लिए आता है। ही यूजुअली मीट्स मी एट डस्क, वह अक्सर मुझसे मिलता है सांझ के समय। डस्क जो है, डस्क का मतलब होता है शाम या सांझ, जबकि जो डॉन होता है, ये पाकिस्तान का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है डॉन, DAWN, तो इस डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह, ठीक है। तो डॉन का मतलब क्या हो गया, भोर या सुबह, और डस्क का मतलब क्या हो गया, सांझ। तो वो अक्सर मुझको शाम के समय मिलता है, तो चूंकि बार बार मिलता है, फ्रिक्वेंटली मिलता है, और ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया। तो ही यूजुअली मीट्स मी एट डस्क। फिर इंडियन, यहाँ इंडियंस होना चाहिए था, इंडियंस डू नॉट लाइक चाइनीज, भारतीय चाइनीज को पसंद नहीं करते। तो भाई इंडियंस प्लूरल है, पसंद नहीं करते, एक हैबिट है, आदत जैसी है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते, नेगेटिव बनाना था, तो इंडियंस प्लूरल थे इसलिए डू लगा दिया। अगर सिर्फ इंडियन होता, ऐसे लिखता मैं एन इंडियन, एक इंडियन, तो फिर यहां पर क्या हो जाता, डज लिखना पड़ता मेरे को, और अभी तो इंडियंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर यंग। देखो, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, कि हम में से ज्यादातर जो रनर है वो ओल्डर कॉम्पिटिटिव रहे हैं। आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर, कि हम उतने स्पीड पर नहीं दौड़ सकते जितनी हम दौड़ सकते थे, कब दौड़ लेते थे, एज वी डू व्हेन वी वर यंग। तो देखो वी डू लिख रहा हूं मैं, असल में ये एरर कहीं और का है, इसको यहां डिड लिखना चाहिए, एज वी डिड, कि जैसा हम कर पाते थे जब हम जवान थे, वहां डिड होना चाहिए ना कि डू। आओ भाई आगे देखते हैं। अब जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देखो इसमें क्या है, हमको पिछले वाले टेंस में जो स्पेसिफिक चीज समझनी थी वो ये थी कि कोई एक्शन जो फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है, अब वो आदत हो, कस्टम हो, रिपीटेड एक्शन हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, तो अगर वो बार बार होगा तो बार बार रिपीटेड फॉर्म में अगर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और अगर कोई एक्शन है जो चल रहा है और थोड़ी देर बाद ये एक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, थोड़ी देर बाद एक्शन खत्म हो जाएगा, अभी चल रहा है, तो ऑब्वियस एक्शन खत्म होगा, तो फिर वो इंडेफिनिट में तो आएगा नहीं। जैसे मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, भाई जब तक मेरी हिम्मत पड़ेगी मैं क्लास पढ़ाऊंगा, है ना। जब मेरे को लगेगा कि नहीं ठीक है बहुत हो गया आज के लिए, सफिशिएंट मैटर है, तो मैं क्लास पढ़ाना वहां बंद कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जितनी देर के लिए एक्शन कर रहा हूं तो वो अभी तो कंटिन्यू है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं रोज 3 बजे क्लास पढ़ाता हूं, तो रोज 3 बजे पढ़ाने में क्या हो रहा है, एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, कि जब भी दिन के 3 बजते हैं, 3 PM होते हैं, मैं तब तब क्लास पढ़ाना शुरू कर देता हूँ या क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वहां पर एक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है।
और यहां पर कैसा है कि यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए एक्शन हो रहा है ना। एक सेकंड पानी पी लेता हूं। चलो, तो देखो यहां पर क्या है, इसमें मैंने कुछ चीजें बताई हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज टेम्पररी। इस टेंस का यूज करते हैं हम किसी एक्शन के लिए जो टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए प्रोग्रेस में रहता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में नहीं रहता, ऐसा कह सकते हैं। कुछ समय के लिए चलेगा और कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। और परमानेंट होता तो कहां चला जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेम्पररी है तो क्या है, अभी मतलब थोड़ी देर चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस एक्शन विद ऑलवेज, अगर कभी आप कंटिन्यूस एक्शन बता रहे हैं, कोई कंटिन्यूस एक्शन कहीं लिखा है विद ऑलवेज, अगर उसके साथ आप ऑलवेज का यूज करते हैं, इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उसका यूज होता है एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए दैट इज नॉट लाइकिंग टू द स्पीकर, जो स्पीकर को पसंद नहीं है। मतलब अगर आप ऑलवेज के साथ कंटिन्यूस टेंस का यूज करें, जैसे मैं कहूं कि शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि मैं चिढ़ के ये बात बोल रहा हूं। देखो इज टीचिंग कंटिन्यूस हो गया और वहां पर ऑलवेज लगा दिया। जनरली ऑलवेज कहां आता है, तो ऑलवेज आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन मैं यहां लगा रहा हूं ऑलवेज। तो मैं क्यों लगा रहा हूं, मैं क्योंकि बताना ही चाह रहा हूं कि वो जब देखो यार अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है वो, तो मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि वो एक्शन जो है ना, उस एक्शन से मेरे को चिढ़ है या वो एक्शन मेरे को पसंद नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यूस एक्शन ऑलवेज के साथ यूज करोगे तो आप ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हो जो स्पीकर जो बोल रहा है उस एक्शन को, उसे वो पसंद नहीं है। फिर इसमें लिखा है देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच डोंट एडमिट ऑफ कंटिन्यूस एक्शन। तीसरा पॉइंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूस एक्शन नहीं बताते। जरूरी तो नहीं ना कि हर वर्ब को कंटिन्यूस बना दोगे आप, कोई भी वर्ब है उसको कंटिन्यूस बना दो आप। जैसे मैं कहूं कि एक वर्ब ले लेते हैं हम कोई सा भी, हैव है मान लो। हैव के कई मतलब होते हैं, पर एक हैव का मतलब जैसे मैं कहूं पोजेशन के सेंस में, पोजेशन होता है ना, जैसे शी हैज अ कार, आई हैव अ कार। तो मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। अब मैं हैव को अगर ऐसा लिख दूं कि आई एम हैविंग अ कार, तो इससे दो पाप हो गए मेरे से। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम हैविंग अ कार, कि मेरे पास कोई कार है, वो अभी है, थोड़ी देर रहेगी और थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी मेरे पास। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मेरी कार है तो मेरी रहेगी, वो तो लॉन्ग लास्टिंग है, जब तक मैं नहीं रखना चाहता, जब मैं बेचना चाहूंगा तो बेच दूंगा उसे, पर वो तो परमानेंट है ना। तो आप कैसे बोलते हो आई हैव अ कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप उसको आई एम हैविंग तो नहीं बोल सकते, वहां पर हैव का कंटिन्यूस तो नहीं बन जाएगा। या मैं ऐसा बोलूं अगर आपसे कि आई एम हैविंग अ कार, तो इसका एक मतलब ये भी तो होता है ना, हैव का मतलब खाना भी होता है। तो आई एम हैविंग अ कार का मतलब मैं कार खा रहा हूं। आप कार नहीं खा सकते, आप खाना खा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसके बारे में तीन पॉइंट है। पहला तो अगर कोई टेम्पररी एक्शन है वो बताता है कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दूसरा, अगर कंटिन्यूस के साथ आप ऑलवेज का यूज करोगे, इसको अंडरलाइन कर लेना, ऑलवेज का यूज करोगे तो वह ऐसा एक्शन बताता है जो स्पीकर को पसंद नहीं है। तीसरा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते या वो कंटिन्यूस नहीं बताते। तो कौन से हैं वो वर्ब, वो देख लेते हैं। तो वर्ब्स जो परसेप्शन के साथ यूज होते हैं, परसेप्शन मतलब जैसे देखने वाले वर्ब, सी, टेस्ट, जो आप टेस्ट करते हो टेस्ट, वो टेस्ट वाला कंटिन्यूस नहीं बनता। स्मेल, सूंघना, इसका कंटिन्यूस नहीं बना सकते। प्रेफर का कंटिन्यूस नहीं बना सकते। हियर, सुनने का कंटिन्यूस नहीं बना सकते। प्लीज, प्लीज का मतलब किसी को खुश करने के सेंस में, प्लीज रिक्वेस्ट नहीं है, तो इनका कंटिन्यूस नहीं बनेगा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने से रिलेटेड वर्ब हैं, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, इनका कंटिन्यूस नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ऐसे नहीं लिख सकते। भाई मैं तुम्हें जानता हूं, या तो मैं तुम्हें जानता हूं या तो मैं नहीं जानता, इधर सिचुएशन हो सकती है वहां पर, दोनों तो नहीं हो सकती।
तो अगर आप किसी को लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसका मतलब आप अभी उसको जान रहे हो, थोड़ी देर बाद उसको नहीं जानोगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो ऐसे ही एक्शन आते हैं जो टेम्पररी होते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, या नेगेटिव बनाना होता तो आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, का कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन, जैसे अभी मैंने यूज किया था हैव का, तो हैव का कंटिन्यूअस बनाने में क्या गलती हो रही है, देखा हमने। तो जैसे पोजेशन वाले वर्ब हैं जो ओन है, हैव है, बिलोंग है, कंप्राइज है, पोजेस है, कंटेन है, तो इनका भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। और कौन से वर्ब है भाई जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता, तो ये हैं ऐसे वर्ब जो फीलिंग्स बताते हैं या स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, ऐसे वर्ब जो भावनाएं व्यक्त करते हैं या स्टेट ऑफ माइंड व्यक्त करते हैं, उनका भी कंटिन्यूअस नहीं बनता। जैसे बिलीव, जैसे लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट। जैसे मैं लिखूं आई एम बिलीविंग, आई एम बिलीविंग दिस। अब आई एम बिलीविंग दिस का मतलब मैं इसमें बिलीव कर रहा हूं, मतलब अभी बिलीव कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बिलीव नहीं करूंगा। या तो आप इसको ऐसा लिखो कि मैं इस पर बिलीव करता हूं, आई बिलीव, या फिर नहीं करता तो आई डू नॉट बिलीव। बात समझ में आई आपको। तो बेसिकली क्या है, ये ऐसे वर्ब है इनका कंटिन्यूअस नहीं बनना। लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, इन सब का क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, है ना। अब यहाँ पर सिंटेक्स बताए हुए मैंने। चलो तो उससे पहले एक चीज समझो आप, जैसे मान लो मेरा घर है, ये मेरा घर है, अब मेरे घर का जो दरवाजा है वो पूर्व की ओर है, ईस्ट उसका डायरेक्शन है। तो अगर मैं बोलूं कि माय हाउस, ये फेस वाला वर्ड ले रहा हूं मैं ना, माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। अच्छा, माय हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, इसमें पाप क्या हो गया, इसमें पाप ये हो रहा है हमसे कि मैं बोल रहा हूं मेरे घर का दरवाजा पूर्व की ओर है, ठीक है भैया। लेकिन कंटिन्यूअस तो ऐसे एक्शन होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, मतलब आपके घर का दरवाजा थोड़ी देर के लिए पूर्व की ओर है और थोड़ी देर बाद वो दरवाजा वहां पूर्व से हट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो परमानेंट एक्टिविटी है, तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा इसको, माय हाउस फेसिस, क्योंकि परमानेंट एक्टिविटी है, माय हाउस फेसिस द ईस्ट, कि मेरा जो घर है वो किसकी ओर उसका मुख है, पूर्व की ओर, ठीक है। फिर अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ मैंने समझाया, शी इज प्लेइंग आउटसाइड एंड आई एम कुकिंग फूड, सेड, स्टडिंग नाउ, स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसमें एलिमिनेट कर दिया ना। चलो मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर, इसका सिंटेक्स अगर हम देखना चाहें, यहां पर लिख रहा हूं मैं सिंटेक्स, से मिस हो गया है। देखो सिंटेक्स में इसमें कोई खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप सिंटेक्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, इज, एम या आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो कंटिन्यूअस का सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज, एम या आर में से कुछ होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई होगा तो एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव बनाने में कोई जादू नहीं है, बस क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब आगे रख देना है, तो इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, ये हो गया भाई। ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना होगा नेगेटिव बनाने में, सिंपल हमारा सब्जेक्ट इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ये हो गया भाई, नेगेटिव बन गया। तो देखा हमने सिंटेक्स क्या थे, नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, है ना, कर लिया करो भाई नोट डाउन। अब देखो आप, अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, तो शी इज प्लेइंग आउटसाइड एंड आई एम कुकिंग फूड, ये ऐसा लिखो आप,
ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा लेते। तो शी इज प्लेइंग आउटसाइड एंड आई एम कुकिंग फूड सेड द मदर, कि माँ ने कहा कि वो बाहर खेल रही है और मैं खाना बना रही हूँ। तो एक एक्शन यहाँ चल रहा है तो कंटिन्यूस में लिखा है, शी के लिए इज लिख दिया कि वो बाहर खेल रही है और मैं खाना बना रही हूँ, तो माँ खाना बना रही है, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूस बनाने के लिए आई के साथ एम, और कंटिन्यूस कुक का क्या बन जाएगा, कुकिंग। व्हाट आर दे स्टडिंग नाउ, तो देखो इंटरोगेटिव बनाना है, अभी वो क्या स्टडी कर रहे हैं। देखो बी का लिखने का मतलब है इससे, और यहां पर कंटिन्यूस में कंटिन्यूस के लिए, तो व्हाट आर, दे के लिए क्या लगाएंगे हम, बी का कौन सा फॉर्म लगेगा दे के लिए, आर प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो व्हाट आर दे स्टडिंग, क्योंकि अभी एक्शन क्या है, चल रहा है, तो व्हाट आर दे स्टडिंग नाउ, अभी वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दैट शी इज ऑलवेज शाउटिंग ऑन हर चिल्ड्रन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, ये बी क्या बताना चाह रहा है, एम, या यही बी क्या बता रहा है, इज। तो आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, ये फ्रस्ट्रेटेड हूं इस बात से, दैट शी इज ऑलवेज शाउटिंग। तो मैंने अभी आपसे कहा था अगर आप इज के साथ या कंटिन्यूस के साथ ऑलवेज का यूज करोगे तो आप किसी ऐसे चीज के बारे में बताते हो, किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो एक्शन आपको पसंद नहीं है, या जो एक्शन स्पीकर को पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं फ्रस्ट्रेट हूं इस बात से कि वो हमेशा अपने बच्चों को चिल्लाती रहती है। तो ये हमारा जो उसका सेकंड वाला कंसेप्ट था वो हो गया। अब थर्ड वाले कंसेप्ट की बात करते हैं। ही इज ओनिंग अ कार, कि वो क्या है, एक कार ओन करता है ना, तो वो एक कार ओन करता है। ठीक है भाई, कार है उसके पास, तो यहां पर आपने जब इज ओनिंग लिख दिया मान लो, तो उसकी कार अभी है, कंटिन्यूस में तो वही एक्शन आते हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे उसने कहा था, यहाँ पीछे हमने देखा था कि वह खेल रही है बाहर, तो हमेशा तो खेलती नहीं रहेगी। या माँ खाना कह रही है कि माँ की खाना बना रही हूं मैं, तो माँ हमेशा दिन रात खाना तो नहीं बनाती रहेगी, कभी तो एक्शन खत्म होगा, इसलिए कंटिन्यूस था। तो जैसे आप लिख रहे हो ही इज ओनिंग अ कार, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि उसकी कार अभी तो उसकी है और थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, तो ये तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होना चाहिए, ही ओन्स अ कार, उसके पास एक कार है, अभी उसके पास है, और है मतलब परमानेंट एक्टिविटी हो। He stands in the shade of a tree। अब आप इसको एक बार पॉज करके खुद पढ़ने की कोशिश करो, क्या ये सेंटेंस सही लिखा है कि she stands in the shade of a tree। अगर आप she stands लिखते हो तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ऐसे एक्शंस लिखते हो जो परमानेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पर वो हमेशा तो छाया में नहीं खड़ी रह सकती ना किसी ट्री की। यहाँ पर इनकी जगह अंडर लिखना चाहिए, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। तो जैसे वो है तो वो हमेशा छाया में तो खड़ी नहीं रह सकती, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो अभी खड़ी हुई है और थोड़ी देर बाद ऑब्वियस है किसी का इंतजार कर रही होगी, ऑटो का या किसी के आने का, और जब वो व्यक्ति आ जाएगा तो वहां से चली जाएगी। तो शी इज स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, इसका मतलब कि वो अभी खड़ी है, थोड़ी देर के लिए एक्शन चालू है और थोड़ी देर बाद एक्शन खत्म हो जाएगा। तो टेम्पररी एक्शन इसलिए किस में लिखा जाएगा, वो कंटिन्यूस में। ये एक्शन कैसा था, परमानेंट था, तो किस में लिखा जाएगा, इंडेफिनिट में। द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेम्पल शहर के बीच में खड़ा है और इस बात को मैं कंटिन्यूस में लिखता हूँ, तो इस बात को कंटिन्यूस में लिखने के चक्कर में आप एक गलती हम ये कर रहे हैं ना कि भाई टेम्पल अभी खड़ा है, थोड़ी देर खड़ा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि थोड़ी देर खड़ा रहेगा थोड़ी देर बाद चला जाएगा, तो टेम्पल तो परमानेंट है। तो जब टेम्पल परमानेंट है तो परमानेंट एक्शन किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और चूंकि ये सिंगुलर है तो वो अब सिंगुलर बना दिया। द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उससे नफरत नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो आपने कंटिन्यूस लिख दिया, इसका मतलब आप अभी नफरत नहीं कर रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद नफरत करने लगोगे आप, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। या तो आप किसी से नफरत करते हो या किसी से नफरत नहीं करते हो, परमानेंट एक्टिविटी है। तो कैसा लिखना पड़ेगा, आई डू नॉट हेट हिम। डू नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इसका परमानेंट एक्टिविटी है ये। तो आई के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू आएगा, नेगेटिव नॉट है वो फर्स्ट फॉर्म में।
आई एम नॉट मीनिंग दिस, फिर वही बात, मीनिंग का कंटिन्यूस आप बना ही नहीं सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई डू नॉट मीन दिस। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, अब फिर वही लिख दिया आपने, आई एम हैविंग। हैविंग का मतलब कि आप बोल रहे हो मेरे पास कोई घर नहीं है, तो परमानेंट है, आपके पास नहीं है घर, सच्चाई है। तो आई हैव नो हाउस टू लिव इन, या तो इसको ऐसा लिखो आई हैव नो हाउस टू लिव इन, या ये ऐसा भी लिखा जा सकता है आई डू नॉट हैव एनी हाउस टू लिव इन, ये दोनों वर्जन इसके हो सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो आई हैव नो हाउस टू लिव इन, कि मेरे पास कोई घर नहीं है रहने को, या आप ऐसा लिख सकते हो आई डू नॉट हैव एनी हाउस टू लिव इन, पर आप इसको कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, कि बुक में क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर है, तो आप उसको कंटिन्यूस में लिखकर क्या बता रहे हो कि उसके अंदर सब्जेक्ट का मैटर अभी तो है, थोड़ी देर क्रिया चलेगी, कंटिन्यूस है तो ऑब्वियस है थोड़ी देर चलेगी और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि थोड़ी देर क्रिया चलेगी और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, भाई वो तो परमानेंट एक्टिविटी है। परमानेंट है मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, द बुक इज कंटेनिंग नहीं, द बुक कंटेन्स, क्योंकि वो परमानेंट है। तो इनडेफिनिट में हम ऐसे एक्शन लिखते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट में जो परमानेंट होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। कंटिन्यूस में हम ऐसे एक्शन लिखते हैं जो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होते हैं और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ये उन दोनों टेंस का डिफरेंस हो गया। अगला परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम। दिस टेंस इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो टेंस है ये मिक्सचर है प्रेजेंट और पास्ट का। कैसे? एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ बट रिलेटेड टू प्रेजेंट इन रिटन, क्या लिखना चाह रहा है वो, एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट रिलेटेड टू द प्रेजेंट, है ना, एंड रिटन लिखना चाह रहा है वो ना, एंड रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉल्ड प्रीसीडिंग एक्शन, कि कोई एक्शन जो खत्म किस में हुआ है, पास्ट में, रिलेटेड किससे है, प्रेजेंट से, और लिखा किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसे वो जो एक्शन है, बेसिकली एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो एक्शन खत्म हुआ पास्ट में, रिलेटेड है प्रेजेंट से, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग एक्शन। क्या कहते हैं उसको, प्रीसीडिंग एक्शन। विच कैन बी इंडिकेटेड बाय, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये जो टेंस है ये हमको क्या बताता है कि ये मिक्सचर है पास्ट और प्रेजेंट का, पहली बात। दूसरी बात, एक्शन पास्ट में खत्म हुआ और रिलेशन किससे, प्रेजेंट से, इसलिए सेंटेंस को किस में लिखते हैं हम, कि खत्म हो गया है मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट से रिलेटेड है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आगे उसमें कह रहा हूं कि ये जो एक्शन है यहां पर जो हमने लिखा है कि वो जो एक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो पास्ट में खत्म हुआ, रिलेटेड प्रेजेंट से है, वो प्रीसीडिंग एक्शन कहलाएगा। विच कैन बी इंडिकेटेड, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, किस किस से, जस्ट से, एवर से, ऑलरेडी से, येट से, सो फार से, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, या बाय द टाइम से। जस्ट मतलब अभी, एवर मतलब कभी, ऑलरेडी मतलब पहले से, येट मतलब अभी तक, सो फार मतलब अब तक, रिसेंटली मतलब हाल में, ऑफ लेट या लेटली का मतलब भी रिसेंटली होता है, और बाय द टाइम मतलब जैसे मैं लिखूं बाय नाउ, अभी तक, नाउ क्या हो गया, टाइम के सेंस में। हेलो स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ, उसके कारण समस्या हुई हमको। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो बाय के साथ हमने टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बाय के साथ जब हम टाइम लिखते हैं तो ये बाय नाउ लिख दिया जैसे, तो बाय नाउ का मतलब अभी तक हो गया, है ना। ये आगे चल के हमको ऐसा भी मिलेगा, जैसे पास्ट में जाएंगे तो ये बाय यस्टरडे हो जाएगा, और अगर हम इसको फ्यूचर में लिखेंगे तो बाय टुमारो हो जाएगा, और भी बन जाते हैं, यही बस नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि कोई एक्शन जो विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट रिलेटेड टू प्रेजेंट, ऐसा एक्शन जो किसमें कंप्लीट हुआ, पास्ट में, पर किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से, वो किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, चूंकि कंप्लीटेड है इसलिए परफेक्ट है, प्रेजेंट से रिलेटेड है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा,
इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हमको समझने हैं और याद रखने हैं, ये बहुत काम के कंसेप्ट है हमारे लिए। अगर कहीं प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज, हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म, या यहां पर मैं सिंटेक्स लिखना चाहूं तो कैसा सिंटेक्स बनेगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगा और यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, और किसका, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, एगो, बिफोर, ऐसा कुछ। तो बेसिकली अगर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा और यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें जुड़ गया पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, तो टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था हैज या हैव के साथ, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में चला गया, एक चीज। दूसरी चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। और अगर उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए उसके साथ, टाइम एक्सप्रेशन, तो क्या बन जाएगा, जैसे टाइम एक्सप्रेशन किससे बताते हैं, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट और ऑल अलोंग, ये सब क्या बताते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन जुड़ गया अगर, तो वो कौन सा टेंस बना देगा, अब बना देगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होगा हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम जुड़ेगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम एक्सप्रेशन ऐड होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंटेक्स क्या है, ये है। अगर इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हमने क्या करना है, बस नॉट जोड़ना है। अगर हमने मान लो यहाँ पर इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इस हैज या हैव को कहाँ लिख देंगे हम, स्टार्टिंग में, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कि भाई इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये क्या बन जाएगा उसका, इंटेरोगेटिव। तो आइए देखते हैं इस टेंस के बारे में, हमने इतना कुछ सीखा है तो समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, शी हैज ऑलरेडी टाइप्ड द लेटर। अच्छा, ऑलरेडी क्या बताएगा, तो ऑलरेडी बताएगा प्रीसीडिंग एक्शन, कि एक्शन हुआ पास्ट में है पर रिलेटेड किससे, प्रेजेंट से, तो अभी प्रेजेंट के सेंस में बता रहा है। तो ये ऑलरेडी क्या बताएगा, प्रीसीडिंग एक्शन, इसलिए किस में चला गया, ये परफेक्ट में चला गया। अब किसी बच्चे के मन में आगे चल के आएगा कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट में भी ऑलरेडी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, हाँ तो पास्ट में भी हो सकता है, पर अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो में बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। यही जब पास्ट के सिनेरियो में बात होगी तो पेपर में ऐसा नहीं होगा कि यहां पर इसका आंसर मान लो मेरे को लिखना है ऑलरेडी के साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि हैड टाइप्ड भी लिख देगा, हैज टाइप्ड भी लिख देगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं लिखेगा फिर, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं हो सकता ना कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का, या तो फिर वो कोई हिंट देगा, जिस हिंट के थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है, प्रेजेंट का कि पास्ट का। दूसरा, वी हैव जस्ट रीच द स्टेशन, हम अभी स्टेशन पहुंचे, तो जैसे ऑलरेडी ने बताया था वैसे जस्ट ने बता दिया, तो जैसे ऑलरेडी बता रहा है वैसे जस्ट बता रहा है, तो ये रीच किस में हो जाएगा, परफेक्ट में। तो वी के लिए आ जाएगा हैव और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, अब इसको ऐसा क्यों लिखा है, देखो आप, बेसिकली ये क्या बताता है हमारा, टाइम एक्सप्रेशन। कैसे, हमने अभी देखा, यहाँ पर ये क्या बताता है, टाइम एक्सप्रेशन। अब कोई कहेगा सर ये टाइम एक्सप्रेशन कैसे बताता है, इसमें ना तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना पीरियड ऑफ टाइम। भाई टाइम एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम प्लस पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम एक्सप्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह रहा हूं कि तुम उसको कब से जानते हो, तो आप किसी को जानते हो तो कभी तो उससे पहली बार मिले होगे, और उसको जानते हुए आपको क्या हो गया, जितना भी समय हो गया, तो जहां से आप उसको पहली बार मिले हो, जब आपने उसको पहली बार जाना या देखा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और ये ड्यूरेशन जब से आप उसे जान रहे हो, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसमें इनबिल्ट है ना पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या बना देगा, टाइम एक्सप्रेशन। चूंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, तो यू के लिए हैव आएगा और नो का थर्ड फॉर्म यहाँ
नोन हो जाएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है वो। तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ऐसा। और आगे देखते हैं, अब यहां पर ध्यान से देखना, आई नो हिम व्हेन आई वॉज इन स्कूल। अब मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं आई हैव नोन हिम सिंस आई वॉज इन स्कूल। जब मैं यहां पर व्हेन लिख रहा हूं तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जब मैं स्कूल में था तो मैं उसे जानता था। भाई मैं स्कूल में था, स्कूल में था, ये लिखा है ना, आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो उसे जानता था। तो यहां पर जो जानना है वो किस में आएगा, पास्ट में, क्योंकि पास्ट में जानते थे आप उसको, तो पास्ट में आ गया। लेकिन अगर आप देखो यहां पर सिंस के साथ में जब लिख रहा हूं कि जब मैं स्कूल में था या जब से मैं स्कूल में था तब से उसको जानता हूं, तो जब आप स्कूल में थे उससे पहली बार कभी मिले होंगे, पहली बार कभी उसको देखा होगा, पहली बार जाना होगा, और तब से जान रहे हो, तो ये सिंस क्या बना रहा है यहाँ पर, टाइम एक्सप्रेशन। और चूंकि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन हो गया इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि भाई जब से स्कूल में था मैं, ये जब मैं पहली बार स्कूल में उससे मिला तब से उसको जानता हूं, तो टाइम एक्सप्रेशन होगा। अब किसी को लगेगा सर यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता, फिर तो आप भी जानते हैं, अभी मैंने पीछे ही सिखाया आपको कि ये तो हम जानते हैं कि अगर टाइम एक्सप्रेशन होगा, सबसे शुरुआत में सिखाया कि टाइम एक्सप्रेशन अगर है तो या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। साथ ही ये भी तो सिखाया है ना कि नो का कंटिन्यूस नहीं बनता, तो यहां पर टाइम एक्सप्रेशन है, हाँ है, क्या नो का कंटिन्यूस बनेगा, नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा, कंटिन्यूस जब नहीं बनेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं आएगा, फिर वहां पर क्या आएगा, सिर्फ परफेक्ट यूज होगा। फिर है हैव यू ओपनड अ बैंक अकाउंट, एक क्वेश्चन है, उसके दो तरीके से आंसर दिए उसने, आई ओपनड एन बैंक अकाउंट, एन अकाउंट, और आई हैव ओपनड एन अकाउंट। अब सुनना, मैं कह रहा हूं यहां पर यस्टरडे, मैं कह रहा हूं कि मैंने कल खोला है बैंक अकाउंट, तो ये क्या हो गया, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां पर सिर्फ क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। शुरुआत में सिखाया ना मैंने कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर होता है पॉइंट ऑफ टाइम तो उसमें स्टेट क्या होती है, इंडेफिनिट, तो इसकी स्टेट क्या होगी, इंडेफिनिट। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, पास्ट से, तो क्या हो जाएगी वहां पर, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यस्टरडे चूंकि पास्ट इंडेफिनिट बताएगा तो ओपन हो जाएगा यहाँ पर। फिर है आई हैव ओपनड एन अकाउंट रिसेंटली, इसी क्वेश्चन का आंसर है दूसरा कि मैंने हाल में अकाउंट खोला है। तो देखो रिसेंटली क्या बताता है, रिसेंटली बताता है प्रीसीडिंग एक्शन, तो एक्शन जो पास्ट में हुआ पर रिलेटेड प्रेजेंट से है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसीलिए अब आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव ओपनड एन अकाउंट रिसेंटली। यहां पर क्या था, इस क्वेश्चन के दो तरीके से आंसर देना सिखाया मैंने आपको। पहला, अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम देखोगे पास्ट का, अगर इसका आंसर इस तरीके से दोगे तो चूंकि ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और अगर आप ये रिसेंटली वाले व्यू से देखोगे या रिसेंटली वाले परसेप्शन से देखोगे तो रिसेंटली प्रीसीडिंग एक्शन बताएगा और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, राहुल हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर येट। अच्छा, येट क्या बताता है, तो येट बताता है प्रीसीडिंग एक्शन, और येट का मतलब होता है एडवर्ब के सेंस में अभी तक, कि अभी तक एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जनरली येट बताता है नेगेटिव, कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वैसा नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं किया गया, अभी तक वो नहीं किया गया, ऐसा। तो राहुल हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर येट, कि राहुल ने अभी तक पंक्चर टायर नहीं बनाया है। तो अभी तक का क्या मतलब है, ये प्रीसीडिंग एक्शन बता रहा है, और चूंकि नेगेटिव बताएगा तो कैसे लिखेंगे, हैज नॉट मेंडेड, कि अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। लास्ट नाइट वी केम अक्रॉस आवर स्कूल फ्रेंड, अब आप कब की बात कर रहे हो, लास्ट नाइट की। तो लास्ट नाइट मतलब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, और पास्ट में इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो भैया यहाँ पर आपने लास्ट नाइट लिखा है, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए कम अक्रॉस जो था वो किस में बदल गया, केम अक्रॉस में। फिर लिखा है आई हैव ओन्ड दिस फ्लैट सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो आपने सिंस माई चाइल्डहुड लिखा है तो आप बोल रहे हो कि ये फ्लैट मेरे पास बचपन से है। ठीक है भाई, आपके पास फ्लैट बचपन से है, तो ये सिंस क्या बता रहा है, टाइम एक्सप्रेशन, हाँ सर बता रहा है। अच्छा, क्या कंटिन्यूस बन सकता है ओन का, नहीं बन सकता,
तो ये फ्लैट जो है ये मेरा बचपन से है, तो यहाँ टाइम एक्सप्रेशन है, इसलिए या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। पर ओन एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूस नहीं बनता, हमने सीखा अभी लिस्ट में पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर सिर्फ आएगा आई हैव ओन्ड, क्योंकि परफेक्ट में बनेगा और प्रेजेंट का परफेक्ट यही होता है। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, है ना। कोई जादू नहीं है, सबसे आसान टेंस है, हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है पर यह आसान है सबसे। An action which started in the past and continue in the present and used with time expression will be written in present perfect continuous tense। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू किस में है, प्रेजेंट में है। अच्छा, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है इसलिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो होगा ही। अरे हाँ कि नहीं, आप खुद सोच के देखो, एक्शन अभी भी अगर कंटिन्यू है तो वो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो होगा ही वहां पर। और उसके साथ अगर मैं क्या लगा दूं, टाइम एक्सप्रेशन, तो आप भी जानते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन अगर ऐड हो गया तो वो परफेक्ट तो बनेगा ही। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले से था, टाइम एक्सप्रेशन के कारण क्या आ गया वहां पर, परफेक्ट आ गया। तो बेसिकली सेंटेंस क्या आया या टेंस क्या आया, पूरा ले दे के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो चूंकि अभी कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और चूंकि मैं ये बोल रहा हूं कि उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है तो वहां पर परफेक्ट अवश्य होगा, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलो। तो टाइम एक्सप्रेशन वैसे भी हमने पीछे देखा, फिर से बता देता हूं। टाइम एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ, किन किन का यूज करके हम बता सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन, सिंस का यूज करके, फॉर का यूज करके, हाउ लॉन्ग का यूज करके, होल का यूज करके, ऑल का, थ्रू आउट का और ऑल अलोंग का। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये फॉर और सिंस हालांकि शुरुआत में सिखाया है, पर फिर से बता देता हूँ। जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, शुरुआत में सिखाया, फिर से प्ले करना आप। जैसे पीरियड ऑफ टाइम मतलब मैं कह दूं 2 मंथ, तो चूंकि 2 प्लूरल बताएगा तो ये मंथ्स हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि सिंस का यूज कहाँ होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे कोई पर्टिकुलर महीना लिख दूंगा मैं, कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्च, तो मार्च क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो मार्च के साथ क्या लगाओगे, सिंस, और 2 मंथ्स के साथ क्या लगाओगे, फॉर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या है। सब्जेक्ट हैज या हैव, V1 प्लस ING, फिर बीन, अरे आगे पीछे लिख दिया, ये बीन यहां पर है ना। सब्जेक्ट हैज या हैव, नीचे लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा टाइम एक्सप्रेशन। जनरली जो आपको टाइम एक्सप्रेशन देखने मिलेगा पेपर में वो या तो सिंस के फॉर्म में होगा या तो फॉर के फॉर्म में। तो अगर सब्जेक्ट है, फिर हैज या हैव है, फिर बीन है, फिर V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन है, तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं, लिखा है हाउ लॉन्ग हैव स्टूडेंट्स बीन प्रैक्टिसिंग। अगर प्रैक्टिस हमको यहाँ वर्ब भरना है तो आप एक चीज देखो कि मैं ये पूछ रहा हूं कि बच्चे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कहो सर सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पिछले साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो भैया कल से मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो अभी भी कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और ये टाइम एक्सप्रेशन बताता है, हाँ सर बताता है, अभी आपने बताया। तो यहाँ पर टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये प्लूरल इसलिए हैव लगाया है। तो हाउ लॉन्ग हैव स्टूडेंट्स बीन प्रैक्टिसिंग, इंटेरोगेटिव बना दिया। इस सेकंड वाले में देखो, सिंस 2010 से आई हैव वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन की जगह यहाँ पर इन आ जाएगा प्रेपोजिशन। तो सिंस 2010 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूं 2010 से काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, अभी भी चल रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात अभी भी कंटिन्यू है, तो क्या हो जाएगा वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहां पर सिंस क्या बताएगा आपका, तो सिंस बताएगा आपका टाइम एक्सप्रेशन, ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आया तो टाइम एक्सप्रेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा हैव बीन वर्किंग, हैव क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रक्चर है हैव, ये बीन है और ये V1 प्लस ING है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कोई एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है अभी भी और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। इसको कई बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी भी कंटिन्यू है, उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। आप वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दे हैव नोन मी फॉर मैनी ईयर्स, है ना, एनी नहीं है वो मैनी है। अच्छा किसी को लगेगा ये जानबूझ के लिखा है कि यहाँ पर फॉर मैनी ईयर्स लिखा है, भाई फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, सबको पता है, लेकिन नो अभी हमने देखा ना, नो का कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है, पर चूंकि टाइम एक्सप्रेशन है फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो टाइम एक्सप्रेशन बनाएगा, तो या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस तो बनने से रहा इसका, तो क्या बनेगा परफेक्ट, तो बना दिए परफेक्ट। ऐसे ही ये मैंने यहाँ पर फिर ओन का यूज कर लिया है, आई हैव ओन्ड दिस कंपनी सिंस 2012, तो जैसे मेरे को यहाँ ओन वर्ब भरना हो अगर, तो भाई ओन का कंटिन्यूअस तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाला कॉलम एंड हुआ। सिंस 2012 लिखा है, इसका मतलब कि 2012 से, और 2012 से ये कंपनी मेरी है, तो होना तो यहाँ पर क्या चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्शन है ये एक्शन कैसा है, तो ये एक्शन ऐसा है जिसका कंटिन्यू नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा परफेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा आई हैव ओन्ड दिस कंपनी सिंस 2012। पांचवा, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैव बीन वर्किंग ऑल द मंथ आर अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा लिख देते। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज क्या है, ऑल द मंथ, देखो ऑल का भी तो यूज किया था हमने, ऑल द मंथ का मतलब है यहाँ पर पूरे महीने क्या करती रही कंपनियां, काम करती रही। तो भाई जैसे किसी पॉइंट से तो काम करना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से शुरू किया होगा और पूरे महीने काम करती रही, तो एक्शन पूरे महीने चलता रहा, हाँ सर चलता रहा। और जब हम ऑल के साथ ऐसा पीरियड ऑफ टाइम लिखेंगे तो वहां पर वो क्या बनाएगा टाइम एक्सप्रेशन, और चूंकि एक्शन अभी कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस तो होगा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और टाइम एक्सप्रेशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए ये हुए हमारे प्रेजेंट के कंसेप्ट, इसको एक बार आप फिर से प्ले करना और देखना कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टेंस है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ होता है कि कोई हैबिट जो कहाँ चालू है आपकी प्रेजेंट में चालू है, तो उस हैबिट को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब कोई हैबिट अगर आपकी पास्ट में हो तो बताने के लिए किसका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट का, ये बेसिक इसका मतलब है, और भी यूज है देखते हैं। दिस टेंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ द पास्ट और it can express an action which was completed at a point of time in the past। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। इट कैन एक्सप्रेस एन एक्शन, ये एक्सप्रेस कर सकती है एक एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कोई एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है उसको बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। मतलब आदत तो बताएगी ही, ये टेंस जो है आदत तो बताएगा, इसके साथ साथ क्या बताएगा कि कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा लिखता है वो कि आई हैव पास्ड एग्जाम इन, कल शायद लिखाया भी था मैंने, इन 2012, और अपने को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर सही तो है कि मैंने पास कर लिया 2012 में। ये किस में कंप्लीट हुआ है एक्शन, किसी पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट वाले पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वहां पर यहाँ पर हैव पास्ड नहीं होगा, सिर्फ पास्ड होगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। मतलब कोई एक्शन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा पास्ट में
तो वहां पर टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की अगर कोई हैबिट है तो भी क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लो पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने कह दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे कैसे, तो पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ, किस किस का यूज करके पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं हम, तो वो हम बता सकते हैं सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये ऑब्लिक लगा के ये लिखना चाह रहा है कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना। यस्टरडे, द अदर डे, और एनी पॉइंट इन, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। Point of time can be expressed by the use of since, ever since, earlier, ago, back, before, last day, last month, last year, yesterday, the other day, और any time in the past। कोई भी टाइम, कोई भी पर्टिकुलर टाइम अगर पास्ट का है तो वहां पर वो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा और हम वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, ये इसके सिंटेक्स है। कैसा सिंटेक्स है कि भैया अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो होता तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता। दूसरा, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ रख देते हैं, स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट, और यहां पर होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, है ना। कभी भी डू, डज या डिड का यूज होगा मान लो, तो वहां पर हमेशा जो वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा वो किस में होगा, अपने फर्स्ट फॉर्म में। ये याद रखना हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लिखने में हो गया उससे, है ना, मैं और हाईलाइट करके लिख देता हूँ, तुमको लगेगा भूल जाओ तुम। यहाँ पर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ऐसे ही ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव जब बनाना है तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये इसके तीन स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो यहाँ पर लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ क्या हुआ, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। शी कॉल्ड मी, अब मैं कॉल्ड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा, सेकंड फॉर्म में। लास्ट मंथ शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड अबाउट यू, कि उसने मुझे कॉल किया और मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तो कॉल कब किया, लास्ट मंथ, बताया कब, लास्ट मंथ। तो एक्शन कहाँ का है, पास्ट का, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, हाँ दिया है। तो वहां दोनों वर्ब देखो किस में लिखे हैं, मैंने सेकंड फॉर्म में, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड और टोल्ड का सेकंड फॉर्म टोल्ड। 2 days ago वी परचेज्ड अ कार। अब ये एगो कैसे यूज होता है, तो देखो ऐसे यूज होता है, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एक कार खरीदी, ठीक है भाई। तो परचेस जो है, अब चूंकि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है ये, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम कैसे बताते हैं हम, ऐसे बताते हैं। और जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 days ago वी परचेज्ड अ कार। बात समझ में आ रही है। पेपर में पता कैसे लिख के देगा ये आपको, 2 days ago वी हैव परचेज्ड अ कार, और हमको सही लगेगा वहां पर कि सही तो सर, हमने 2 दिन पहले कार खरीद ली है, एक्शन कंप्लीटेड है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 days ago, और 2 days ago क्या बताएगा वहां पर, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव बना रखा है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे फिर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इंटेरोगेटिव बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट सी फर्स्ट फॉर्म में। अदरवाइज क्या लिखता है वो, यू सॉ हिम, सी का पास्ट फॉर्म सॉ हो जाता अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो, पर यहाँ तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। आगे देखो, दे हैव नॉट मेट मी सिंस दे केम हियर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने इसको यूज किया है कैसे, सिंस दे केम हियर। मैंने शुरुआत से सिखाया आपको कि सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है, हाँ आता है सर। तो ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, हाँ बताएगा सर। अच्छा, जब वो यहाँ आए थे, जब वो यहाँ आए होंगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आए होंगे, हाँ सर। तो यहाँ पर जब कोई एक्शन पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो उसका टेंस कौन सा होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के साथ जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया या सिंस के साथ पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया, तो मैं वहां पर, ये टाइम एक्सप्रेशन हो गया,
तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ क्या आएगा, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो बोल रहा है कि वो हमसे नहीं मिले हैं जब से आए हैं, नहीं मिले कैसा हो जाएगा, दे हैव नॉट मेट मी सिंस दे केम हियर, कि जब से वो यहाँ आए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आए, उसके साथ सिंस लगा दिया तो वो क्या बना दिया उसने, परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि कोई एक्शन जो पास्ट में ही कंटिन्यू था, तो प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, पास्ट में शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, विल बी रिटन इन दिस टेंस, दिस टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग, इस टेंस का स्पेशली यूज करते हैं हम बताने के लिए, ये कुछ वर्ड हैं जिनका यूज करते हैं, वाइल, स्टिल, एट दैट टाइम। ये क्या बताते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन उस समय चल रहा था, तो पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, वहीं शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, थोड़ी समय के लिए था। इसको मैं बोल सकता हूं कि जैसे प्रेजेंट में टेम्पररी होता है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, ऐसे ही जब पास्ट में टेम्पररी होगा तो क्या लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, ठीक है। फिर अब इसका सिंटैक्स देखें तो सब्जेक्ट वॉज या वर, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज या वर, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, वॉज या वर पास्ट के लिए और वो कंटिन्यूअस के लिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस। लास्ट नाइट व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, है ना, तो असल में ऐसा लिखना चाहिए था, अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगा देता। देखो क्या होता है, सिचुएशन समझाता हूं मैं। मान लो पास्ट में दो एक्शन, एक तो ऐसे हो सकते हैं कि वो दोनों साथ साथ चल रहे हो, अच्छा दो एक्शन साथ साथ चलेंगे पास्ट में, तो ये भी कंटिन्यूअस में बनेगा पास्ट में और ये भी कंटिन्यूअस में, मतलब दोनों का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पर एक जो बहुत फेमस कंसेप्ट है जो एसएससी बहुत बार यूज करता है कि कोई एक्शन चल रहा है और इसके बीच में कोई एक्शन होता है, कोई एक्शन चल रहा है और इसके बीच में कोई एक्शन होता है, तो कोई एक्शन जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस में हुआ और जो बीच में होगा पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट में, और जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ उसके बीच में वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट नाइट, पिछली रात, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे कॉल किया, तो जब मैंने उसे कॉल किया तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉल लगाया होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं वो कॉल कर रहा था, मैंने कॉल किया, जब मैंने कॉल किया उसे तो वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो एक एक्शन किस में हो गया, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ, किसी समय पर हुआ होगा, और दूसरा एक्शन क्या था, पास्ट में कंटिन्यू था, वॉज सॉल्विंग, तो एक कंटिन्यूअस में आ गया कि इंडेफिनिट में चला गया। एट दैट मोमेंट दे वर टॉकिंग टू दैट स्ट्रेंजर who was colossal in size. At that moment, उस समय पर वो उस स्ट्रेंजर से बात कर रहे थे जो कि साइज में क्या था, बहुत बड़ा था, तो साइज में बड़ा था तो पास्ट बताने के लिए क्या लगाओगे, बड़ा था, सिंगुलर है तो क्या लगा दिए, was, प्लूरल होता तो वर लगाते। तो ये जो टॉक नाम का जो वर्ब हमने यहाँ भरा है, इसको कंटिन्यूअस में क्यों लिखा है कि उस समय पर वो उससे बात कर रहे थे आपस में, जो क्या था, साइज में बहुत बड़ा था, बड़ा था तो पास्ट में था इसलिए क्या लगा दिया यहां पर, वॉज, और चूंकि बात करने का एक्शन कंटिन्यू था इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। फिर माई फ्रेंड यूजुअली वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई सॉ हर लास्ट शी वॉज बियरिंग बूट्स। सामान्यतः जो मेरा दोस्त या दोस्त है वो सैंडल्स पहनती है, तो भैया सैंडल पहनती है तो वो एक्शन क्या है, परमानेंट है, हैबिट है, और प्रेजेंट में कोई हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पर जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, तो आखिरी बार जब आपने उसे देखा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपने उसे देखा तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो सी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ। तो वियर किसमें आ गया, वियर्स में, क्यों, क्योंकि हमेशा की आदत है तो वियर्स हो गया। जब मैंने पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा तो सी का पास्ट फॉर्म सॉ हो गया। तो उसने क्या कर रखा था कि उसने बूट्स पहन रखे थे, मतलब कोई एक्शन जो पहन, सामान्यता वो क्या पहनती है भैया, वहां पर सैंडल्स पहनती है, पर जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो उसने बूट्स पहन रखे थे, तो बूट्स उसने परमानेंट पहनती क्या, वो नहीं, नहीं सर वो तो थोड़ी देर के लिए पहन रखे हैं उसने, आदत तो उसकी क्या है,
आदत है उसकी कि वो हमेशा सैंडल्स पहनती है, और लास्ट टाइम उसने बूट्स पहन रखे थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी वॉज बियरिंग बूट्स। तो ये किस में चला गया, पहला वाला बियर इंडेफिनिट में, दूसरा वाला या मैं कहूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये क्या चला गया पास्ट इंडेफिनिट में, और ये पास्ट कंटिन्यूअस में। एक ही सेंटेंस में 3 टेंस हमने अप्लाई करके देख लिए। आप इसको फिर से रिप्लाई करना और फिर से खुद समझने की भी कोशिश करना। While चेतन वॉज सिंगिंग आई वॉज कुकिंग फूड। तो जैसे मैंने 2 कंसेप्ट समझाए कि 2 एक्शन एक साथ चलते हैं, दोनों कंटिन्यूअस में, एक चल रहा है एक बीच में होता है। जब चेतन गाना गा रहा था, while चेतन वॉज सिंगिंग, जब वो उसका गाना गाना क्या था, कंटिन्यू था। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था। मतलब दोनों एक्शन क्या है, साथ साथ चल रहे थे कि भाई चेतन गाना गा रहा था, मैं खाना बना रहा था। दोनों एक्शन क्या है, साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो पास्ट परफेक्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट बताता हूं। पास्ट परफेक्ट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आता है वो इस चीज से आता है कि कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ या एंड हुआ अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, और कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ या एंड हुआ आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन मतलब इस वाले एक्शन की बात कर रहा हूं। तो एक एक्शन जो पहले स्टार्ट या पहले खत्म होता है, एक एक्शन जो पहले एक्शन के बाद या बाद स्टार्ट या बाद में खत्म होता है। तो जो एक्शन पहले स्टार्ट या पहले खत्म होता है वो प्रीसीडिंग एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीसीडिंग एक्शन। और जो एक्शन बाद में स्टार्ट या बाद में खत्म होता है वो सक्सीडिंग एक्शन कहा जाता है। तो जो एक्शन प्रीसीडिंग है वो किस में लिखा जाएगा, पहले शुरू या पहले खत्म होने वाला, पास्ट परफेक्ट में। और जो एक्शन बाद में शुरू या बाद में खत्म होगा वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एक्शन पहले स्टार्ट या पहले खत्म होगा वो प्रीसीडिंग कहलाएगा और किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जो एक्शन बाद में स्टार्ट या बाद में खत्म होगा वो सक्सीडिंग कहलाएगा और किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, यहां पर वही बात लिखी हुई है, इफ 2 एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट एंड वन ऑफ देम स्टार्टेड और एंडेड बिफोर द अदर एक्शन, कि एक एक्शन पहले स्टार्ट या खत्म होता है दूसरे एक्शन की बजाय, कॉल्ड प्रीसीडिंग एक्शन, उसको हम प्रीसीडिंग एक्शन कहते हैं, विल बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट, उसको किस में लिखा जाएगा, प्रीसीडिंग एक्शन को पास्ट परफेक्ट में। वेयर एज द अदर एक्शन विच स्टार्टेड और एंडेड आफ्टर द प्रीवियस एक्शन, कि जो एक्शन बाद में स्टार्ट या बाद में खत्म हुआ, कॉल्ड सक्सीडिंग एक्शन, जिसको हम सक्सीडिंग कहते हैं, विल बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो पहले शुरू या पहले खत्म होगा पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो एक्शन बाद में शुरू या बाद में खत्म होगा उसको किस में लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ये जो पास्ट परफेक्ट वाला है। अच्छा, किसी को लगेगा सर प्रीसीडिंग एक्शन कैसे पता चलेगा, तो आप थोड़ा पीछे स्क्रॉल करना, अभी आगे बताऊंगा भी, शायद लिखा हुआ उसमें फ्यूचर परफेक्ट में, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में बेसिकली प्रीसीडिंग एक्शन मैंने जोड़ रखे हैं, नहीं होंगे तो भी आपके पास शुरुआत में तो दिए ही हुए हैं। कि प्रेजेंट परफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सीखा है कि प्रीसीडिंग एक्शन कैसे बताते हैं, तो सेम जो वहां पर प्रीसीडिंग एक्शन बताते हैं वो पास्ट में भी वही यूज होते हैं, बिल्कुल सेम। तो दिस टेंस, इस टेंस का दूसरा यूज क्या है, तो दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो टाइम एक्सप्रेशन तो आएगा। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किसका यूज करके, तो टाइम एक्सप्रेशन हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, किसका यूज करके बताते हैं, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट या ऑल अलोंग, इन सब का यूज करके हम क्या बताते हैं, टाइम एक्सप्रेशन बताते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। ये लिख दिया यहाँ पर, चलो अच्छा किया उसने वही लिख दिया। तो सिंटेक्स, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसके इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेड को आगे लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिखो। अगर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, हेड, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख दो। प्रीसीडिंग एक्शन किन से बताते हैं, वहां भी लिखा था, यहाँ फिर से लिख दिया, ऑलरेडी, जस्ट, एवर,
बिफोर, येट, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, या इसके साथ बाय भी लिख सकते हैं, बाय द टाइम, ये ऐड कर लेना आप, है ना, उसमें भी था वैसे बाय द टाइम। अब लिखा है बिफोर दे कुड कम वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहां पर कैन भरना है मान लो, और यहां पर लीव भरना है। इससे पहले कि वो आ पाते हम चले गए, तो उनके आने का एक्शन पहले हुआ या हमारे जाने का? तो आपको भी दिख रहा है, आप भी कहोगे सर उनके जाने, हमारे जाने का जो एक्शन है वो पहले हुआ, तो हम पहले चले गए, जो एक्शन पहले होगा वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, क्यों हैड लेफ्ट क्यों लिख रहा हूं मैं? क्यों इसलिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो एक्शन पहले घटित हुआ है। जो एक्शन बाद में घटित हुआ, बिफोर दे कुड कम, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हम जा चुके थे, मतलब हम पहले चले गए हैं। बिफोर दे कुड कम, इससे पहले कि वो आते, तो उनके आने के पहले हम चले गए, तो हमारे जाने का एक्शन पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, और उनके आने का एक्शन बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किसी को लगेगा कि सर इसमें तो वर्ब सेकंड फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो भैया कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पर मॉडल वर्ब पास्ट फॉर्म में आ गया, तो मॉडल वर्ब अगर यूज होगा और एक्टिव वॉइस होगा तो वहां पर वर्ब किस फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा, है ना। द फिल्म स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड द थिएटर, फिल्म स्टार्ट हुई जब हम थिएटर पहुंच गए, हमारे पहुंचने के बाद। तो हमारे पहुंचने के बाद मतलब हम पहले पहुंचे, तो जो एक्शन पहले हुआ वो परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, वी हैड रीच्ड थिएटर। द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म उसके बाद स्टार्ट हुई, तो जो एक्शन बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले होता है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, शी हैड ओन्ड दिस फ्लैट फॉर मेनी ईयर्स बट सोल्ड लास्ट मंथ, अच्छा लास्ट मंथ उसने बेच दिया, लास्ट मंथ क्या बताएगा? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई मूवमेंट होगा, कोई एक्शन होगा, तो वहां पर टेंस कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? तो सेल का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? सोल्ड, बट सोल्ड लास्ट मंथ। पर यहां एक चीज लिखी हुई है, फॉर मेनी ईयर्स, उससे पहले उसका वो फ्लैट क्या था? उसका था कई साल तक। आप कहोगे हाँ सर, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर लगा है, तो क्या बनाएगा? टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन, और आप एक्शन कहां का बता रहे हो? पास्ट का, तो मतलब पास्ट का परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। पर ये जो ओन जो हमारा वर्ब है, ये ओन नाम का वर्ब, इसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, तो इसका क्या बनेगा? सिर्फ परफेक्ट। तो शी हैड ओन्ड दिस फ्लैट, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस दो में से एक तो होगा। अरे हाँ कि नहीं? तो यहां पर सिर्फ परफेक्ट आएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा, क्योंकि ओन का कंटिन्यूस नहीं बनता है। दूसरी चीज, यहां पर टाइम एक्सप्रेशन है, वो भी हमको दिख रहा है, और पास्ट की बात है इसलिए पास्ट का यूज होगा। अगला देखते हैं, दे हैड नोन ईच अदर फॉर 6 years बिफोर दे मैरिड लास्ट मंथ, यहां पर दे लिखा हुआ है ना, कि वो एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। अच्छा, फॉर 6 years जो आपने लिखा है यहां पर, फॉर 6 years क्या हो गया हमारा? टाइम एक्सप्रेशन हो गया। हाँ सर, तो वहां पर कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, यही टाइम वहां पर क्या कहना चाहिए? स्टेट होगा। अच्छा, उन्होंने पिछले महीने शादी कर ली, तो उससे पहले जानने की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो पास्ट की बात हो गई। टाइम एक्सप्रेशन है तो परफेक्ट होगा, पर नो एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, और बनेगा किसमें? पास्ट में बनेगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? परफेक्ट, तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। अगला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड फॉर अ व्हाइल, चला भाई कुछ समय वहां पर, एंड यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन, एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला, पास्ट में कंटिन्यू रहा, और टाइम एक्सप्रेशन यूज हुआ उसके साथ, तो वो किस में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा इस टेंस में। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन, V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहां पर ऐड करके लिखना आप टाइम, टाइम एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे आप यहां पर? टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है।
इतनी बात आई समझ में आपको? तो देखते हैं, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में चला तो पास्ट में कंटिन्यू रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस, और चूंकि टाइम एक्सप्रेशन यूज होगा इसलिए कम से कम परफेक्ट तो होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन टीचिंग हियर सिंस 2009, तो वो यहाँ पढ़ा रही हैं 2009 से पढ़ा रही थी। एंड टुक रिटायरमेंट यस्टरडे, कल इस रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। कब लिया? कल। तो कल तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए टेक का पास्ट फॉर्म क्या लगाया है यहाँ पर? टुक लगाया है। एंड टुक रिटायरमेंट, उससे पहले काम कर रही थी, मतलब उससे पहले एक्शन क्या था वहां? कंटिन्यू था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। और टाइम एक्सप्रेशन इसलिए क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम एक्सप्रेशन है तो परफेक्ट तो होगा ही, पास्ट में कंटिन्यू था इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। रिहाना हैड बीन लिविंग इन माय हाउस फॉर 15 days एंड वेंट मुंबई लास्ट नाइट। कब गई भाई मुंबई वो? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ पर गो लिखेंगे तो गो का क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का है। और कब से रह रही थी, कितने दिन तक रही वो भाई? 15 दिनों तक। तो फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे तो क्या बना देगा वो? टाइम एक्सप्रेशन बना देगा। तो टाइम एक्सप्रेशन, पास्ट में एक्शन मतलब कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइम एक्सप्रेशन है तो परफेक्ट, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है माय फादर हैड बीन वर्किंग एज अ फार्मर फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड एंड डाइड लास्ट वीक। 1 साल तक या 10 साल तक उन्होंने काम किया एज अ फार्मर, और लास्ट वीक उनकी डेथ हो गई। तो लास्ट वीक क्या हो गया? तो लास्ट वीक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा वहां पर? वो अब सेकेंड फॉर्म में डाइड। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, लगभग 1 साल तक, सॉरी 10 साल तक। तो 10 साल तक उन्होंने काम किया तो 10 साल तक एक्शन कंटिन्यू था तो पास्ट कंटिन्यूअस। यहां पर ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या बनाएगा? टाइम एक्सप्रेशन, तो मतलब परफेक्ट तो आएगा ही, तो क्या हो गया वहां पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों मैंने एक साथ पढ़ाए हुए हैं, उसका रीजन है, समझाता हूं मैं आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट, एन एक्शन विच विल टेक प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर विल बी रिटन इन दिस टेंस। फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट होगा, हमने शुरुआत में ही देखा कि कभी भी अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो इंडेफिनिट होता है। हाँ सर होता है। अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया भाई। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? एन एक्शन विच विल स्टार्ट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल विल बी रिटन इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अगर सिर्फ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर में अगर कंटिन्यू रहेगा एक्शन तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये दोनों बातें आपको समझ में आई? तो देखो, अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो वहां क्या होता है? सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये अलग से लिख लेना आप, आई और वी जो है उनके साथ शैल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है। आजकल बहुत कम यूज होता है पर यूज तो होता है। दूसरा, अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, V1 प्लस ING जब एक्शन कंटिन्यू होगा, और ऑब्जेक्ट। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन हो रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और अगर एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। अब इन दोनों के एक साथ एग्जांपल देखते हैं, इसलिए लिखें एक साथ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो, हमको समझने में आसानी हो। सिंपल सिंपल लिख देता तो शायद उतना ट्रबल नहीं होता, पर थोड़ा दिमाग को ट्रबल देना भी चाहिए। नेक्स्ट वीक आई शैल बी वर्किंग फॉर हिम एज हिज ओन क्लर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। क्योंकि उसका क्लर्क छुट्टी पर रहेगा, एज हिज ओन क्लर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, कि उसका क्लर्क छुट्टी पर रहेगा। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगा छुट्टी पर, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। क्या मैं उसके लिए हमेशा काम करूंगा? नहीं। अच्छा, कब काम करूंगा? तो फ्यूचर में काम करूंगा। क्या मैं हमेशा करता रहूंगा? नहीं सर, वो तो ऐसा होगा कि उसका क्लर्क जा रहा है छुट्टी पर, तो आप उसके लिए कुछ समय के लिए काम करोगे। तो फ्यूचर में कुछ समय के लिए एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, और आई के साथ शैल आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? शैल बी वर्किंग।
दूसरा लिखा है दे विल मीट अस नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का, और वो हमसे मिलेंगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलेंगे, तो जब एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा तो वहां क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर यहाँ ऐसा एक्शन लिखता कि भाई फ्यूचर में हम ऐसा काम करते रहेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ तो बस ये बोल रहा है ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन होगा। ठीक है, वी शैल बी बिहेविंग आवर सेल्फ एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज नॉट गुड नाउ अडेज। भैया आजकल हमारे प्रिंसिपल का मूड अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ दिन संयम रखेंगे। क्या हम हमेशा संयम रखेंगे, नहीं। फ्यूचर में चूंकि अभी उनका मूड सही नहीं चल रहा है, तो अब से हम फ्यूचर में क्या रखेंगे, कुछ दिन कंट्रोल रखेंगे। तो फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूस, और परमानेंट तो है नहीं, परमानेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो उसकी स्थिति दूसरी बन जाएगी। माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट द पार्टी टूनाइट एज माई मदर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। क्योंकि मेरी माँ उसमें भाग लेने वाली हैं, पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इसलिए मेरा जो भाई है वो क्या है, ड्रिंकिंग नहीं करेगा। क्या मेरा भाई कभी ड्रिंकिंग नहीं करेगा, नहीं सर, आज नहीं करेगा क्योंकि आज तो मम्मी आने वाली है। तो आज एक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि परमानेंट हो गया वो, तो उतनी देर के लिए वो क्या है, ना होने वाली चीज क्या है, कंटिन्यू रहेगी। तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग, है ना, यहाँ बी लगाना भूल गया वो, बी आ जाएगा भाई। स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट इन द इवेंट वेरी सून, बहुत जल्दी ही इसमें भाग लेंगे, तो भाग लेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भाग लेंगे, तो सिंपल क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट। ऐसा नहीं आएगा स्टूडेंट विल बी टेकिंग पार्ट, ऐसा नहीं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भाग लेंगे, मतलब उसको ज्वाइन करेंगे, ऐसा उसका मतलब है, ऐसा उसका कहना है। अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, जो एक्शन बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। सेम चीज है फ्यूचर परफेक्ट में कि कोई एक्शन जो पहले स्टार्ट या पहले खत्म होगा प्रीसीडिंग कहलाएगा, लिखा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। कोई एक्शन जो प्रीसीडिंग के बाद स्टार्ट या बाद में खत्म होगा वो सक्सीडिंग कहलाएगा और लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहले स्टार्ट या खत्म होने वाला एक्शन प्रीसीडिंग कहलाएगा और लिखा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। जो एक्शन बाद में स्टार्ट या बाद में खत्म होगा वो सक्सीडिंग कहलाएगा और वो किस में लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब एक्शन क्या होगा कि जो बाद वाला एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, जबकि वहां दूसरा सिनेरियो था। तुमको ऐसा लग सकता है कि सर ये वाला जो एक्शन है इसको हम वहां ना लिख दें फ्यूचर इंडेफिनिट में, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में अगर एक एक्शन पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट और बाद वाला एक्शन इसमें लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं हम आगे। फ्यूचर परफेक्ट वही चीज लिखी है, टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड वन ऑफ देम स्टार्ट्स और एंड्स बिफोर द अदर एक्शन, कि एक एक्शन पहले स्टार्ट या पहले खत्म होगा वो लिखा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में एंड कॉल्ड प्रीसीडिंग एक्शन, और उसे प्रीसीडिंग एक्शन कहा जाएगा। अब प्रीसीडिंग एक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रीसीडिंग एक्शन हम, तो रिसेंटली से, ऑलरेडी से, येट से, सो फार से, पीछे से देखते आना, इसलिए स्पीड से बोल रहा हूं मैं कि प्रीसीडिंग एक्शन किससे बताते हैं, इन सब वर्ड से, बिफोर, आफ्टर, ऑफ लेट, लेटली, बाय द टाइम। पर द अदर एक्शन विच स्टार्ट्स और एंड्स आफ्टर द प्रीसीडिंग एक्शन, एक एक्शन जो स्टार्ट या एंड होगा प्रीसीडिंग के बाद, विल बी रिटर्न इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड कॉल्ड और उसे कहा जाएगा सक्सीडिंग एक्शन। पास्ट में प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग अगर होता पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर में प्रीसीडिंग फ्यूचर परफेक्ट में, पास्ट में सक्सीडिंग एक्शन बाद वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर में बाद वाला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अब ऑब्वियस सी बात है कि परफेक्ट है हमारा, तो टाइम एक्सप्रेशन तो यूज हो गई, तो दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। टाइम एक्सप्रेशन कैसे बताते हैं, शुरुआत से रटते आ रहे हैं हम, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट और ऑल अलोंग। सिंटेक्स क्या होगा इसका, तो सिंटेक्स होगा सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंटेक्स हो जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख दोगे, आगे रख दोगे। ठीक है, आगे
बिफोर शी रीचेस द पोर्ट, ये पोर्ट है, द शिप विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। लेफ्ट मुंबई, ठीक है, उसने मुंबई छोड़ दिया होगा। चलो, तो इससे पहले कि वो पोर्ट पर पहुंचती या पहुंचेगी, शिप क्या है, जा चुका होगा। तो शिप के जाने का एक्शन फ्यूचर में पहले होगा, तो फ्यूचर में पहले एक्शन होगा शिप के जाने का, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा, द शिप विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट मुंबई। और जो एक्शन बाद में होगा उसके पहुंचने का, पोर्ट पहुंचने का एक्शन क्या होगा, बाद में, तो जो एक्शन फ्यूचर में बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। बाय टुमारो माई टाइपिस्ट विल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स। अच्छा देखो, बाय के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम लिखा है, तो अगर बाय के साथ टाइम होगा, तो अगर बाय के साथ नाउ लिखते तो प्रेजेंट परफेक्ट आता, बाय के साथ अगर मैं यहाँ पर यस्टरडे लिखता तो पास्ट परफेक्ट आता, और मैं बाय के साथ टुमारो लिख रहा हूं तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा कि भैया कल तक मेरा टाइपिस्ट विल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स, कि उसने कल तक ये काम कर लिया होगा। तो फ्यूचर में कोई काम किसी पॉइंट पर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होगा तो परफेक्ट, और फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट है। वी विल हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स बिफोर द गेस्ट कम, कि भैया इससे पहले कि गेस्ट आए, तो गेस्ट का आना क्या होगा, बाद में, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम अपना अरेंजमेंट या अपने अरेंजमेंट्स कर चुके होंगे, तो हमारा अरेंजमेंट फ्यूचर में पहले हो जाएगा, बाद में गेस्ट आएंगे, तो जो एक्शन पहले होगा फ्यूचर में वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई विल हैव नोन हर फॉर 3 years बाय अपकमिंग अप्रैल, कि जो आने वाला अप्रैल है उस तक मुझे उसे जानते हुए 3 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। तो यहां पर आपने फॉर 3 years लिखा है, ये टाइम एक्सप्रेशन है, सही है सर। क्या नो का कंटिन्यूस बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, कब 3 साल कंप्लीट होंगे, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जाकर एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। और यहाँ टाइम एक्सप्रेशन है, तो या तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा नहीं क्योंकि नो का कंटिन्यूस नहीं बनता, तो फिर क्या बनेगा, सिर्फ परफेक्ट। तो आई विल हैव नोन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ये लास्ट हमारा पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस है, और यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एन एक्शन विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एंड यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन विल बी रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन यूज होगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव, फिर बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन। तो विल हैव बीन और V1 प्लस ING, ये क्या बताएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम एक्सप्रेशन हम जानते हैं शुरुआत से। नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन स्टेइंग माई हाउस फॉर ऑलमोस्ट 3 years, 3 साल हो जाएंगे उसे मेरे घर में रहते हुए। तो फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन, मतलब परफेक्ट तो आएगा। मैं कब की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या आएगा, एक्शन अभी भी चल रहा है, अगले महीने तक चलता रहेगा, तो अगले महीने तक चलता रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और टाइम एक्सप्रेशन यहाँ हमको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शी विल हैव बीन स्टेइंग। टुमारो व्हेन द गेस्ट कम, जब कल गेस्ट आएंगे, रेहाना विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 months, 4 महीने हो जाएंगे रेहाना को रहते हुए। कब, कल हो जाएंगे, तो कल तक तो रह ही रही होगी, तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये क्या बताता है, टाइम एक्सप्रेशन, परफेक्ट तो होगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टुमारो व्हेन द गेस्ट कम, रेहाना विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 months, ठीक है। मिस्टर मेहरा विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years नेक्स्ट वीक, कि अगले महीने, अगले हफ्ते तक मिस्टर मेहरा को 6 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। कब होंगे, अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते तक एक्शन चलता रहेगा, हाँ सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन है, हाँ सर है, तो परफेक्ट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। ये चीजें याद रखनी, एक नोट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना आप, कि अगर कहीं इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एज, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, सून एज, एटसेट्रा यूज हुए हैं,
आर यूज्ड इन कंडीशनल, कंडीशनल की तरह काम कर रहे हैं। मैं कंडीशनल भी सिखाऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशनल है वो सिखाने। आर यूज्ड एज कंडीशनल्स सो द सेंटेंस विल नॉट बी रिटन इन फ्यूचर टेंस। तो अगर ये सेंटेंस के साथ यूज हुए हैं तो जिस सेंटेंस में ये लिखे हैं ना उनके साथ फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। जैसे आप एक बहुत अच्छा जानते हो, सिखाऊंगा भी मैं भी आपको, आने वाले वो जो कंडीशनल है उसमें सिखाऊंगा। इफ के साथ आप ऐसा लिखते हो ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम। तो आपने सेकंड वाले में तो लगा लिया विल, लेकिन इसमें आपको ऐसा कर लिखा है क्या कि इफ यू विल वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं। तो अगर कंडीशनल वर्ड है या इनमें से कोई वर्ड है तो वहां पर हमको फ्यूचर यूज नहीं करना है। हमको क्या यूज करना है वहां पर, अगर फ्यूचर का एक्शन है तो हम लगाएंगे क्या वहां पर, प्रेजेंट लगाएंगे, ना कि फ्यूचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एज सुन एज आई डैश मुंबई आई डैश यू। तो जैसे ही मैं मुंबई पहुंचूंगा तो मेरे तुमको फोन करने की कंडीशन क्या है कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा। तो ये क्या बता रहा है, कंडीशन, और कंडीशनल के साथ फ्यूचर आता है क्या, नहीं आता। तो ये दोनों गए, अब ये दोनों बचे हमारे पास। अब पहला वाला किस में है आपका, इंडेफिनिट में, कंडीशनल के साथ इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर कंडीशनल वर्ड है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑब्वियस है दूसरा किस में होगा, फ्यूचर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एज सुन एज आई रीच मुंबई आई विल कॉल यू या आई शैल कॉल यू। ये फटाक से वर्ड देखते हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम। यहाँ पर पहला वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब हेटफुली और शॉकिंगली एविल, कोई चीज जो बहुत बुरी है, बहुत भयानक है, या मैं कहूं कि घृणास्पद कह सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो घृणास्पद है अगर कोई चीज तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हीनियस। एबोमिनेबल, एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस और एविल, है ना। हीनियस अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिख दे रहा हूं हीनियस। दूसरा वर्ड है हमारा एफ्लुएंट। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे होना, बहुत ज्यादा संपत्ति होना, बहुत अमीर होना, एफ्लुएंट कहलाएगा। वेल्दी, रिच, प्रॉस्परस, ऑपुलेंट, वेल ऑफ या मनी आइड। तीसरा वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब कोई चीज जो डिसाइडेड है कि वो होगी, सर्टेन टू हैपन, निश्चित है कि वो होगी, या अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सर्टेन, इनएलेक्टेबल, इनएल्यूडेबल, ये उसके सिनोनिम है। हेनियस, एफ्लुएंट, इनएविटेबल। वेटरन का मतलब क्या होता है, तो वेटरन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक व्यक्ति जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे अमिताभ बच्चन को एक्टिंग में एक्सपीरियंस है, तो अमिताभ बच्चन वेटरन एक्टर कहलाते हैं। एक्सपीरियंस्ड या स्किल्ड उसका सिनोनिम हो जाएंगे। फिर लिखा है इंसर्जेंट। तो इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वेडिंग फोर्स। एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट या इन्वेडिंग फोर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो खुद इन्वेडिंग फोर्स है। तो एक व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है या वो खुद इन्वेडिंग फोर्स है, कहीं पर घुसपैठ कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इंसर्जेंट। मैवरिक, रेबेल और रिवोल्यूशनरी क्या हो जाएंगे उसके सिनोनिम। इसी नाम से एक आर्मी चलती है कहां पर, ईरान में, रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड का मतलब भी वही है कि जो विद्रोही टाइप के होते हैं, जो सरकार से थोड़ा अलग चलते हैं, अपना काम अलग से करते हैं, वैसा। तो इंसर्जेंट मतलब वो हमलावर टाइप के आप कह सकते हैं उनको। ये फटाक से उनके फिलर हैं, आप पॉज करें इसको और फटाफट सॉल्व कर लें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको बता देता हूं। शी इज अ डैश कैंपेनर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं, ये है हमारे पास वर्ड। तो शी इज अ वेटरन कैंपेनर। अब वेटरन क्या हो गया, किसी बच्चे ने कहा था कि सर हमको बताते जाया करो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इनका। तो वेटरन कैंपेनर एडजेक्टिव हो गया वेटरन। दूसरा, डैश फोर्सेस वर रिपोर्टेड एडवांसिंग इन द रीजन। कोई फोर्सेस हैं जिनके रिपोर्ट आई कि वो एडवांस कर रहे हैं। तो कैसी फोर्सेस, इंसर्जेंट फोर्सेस। इंसर्जेंट फोर्सेस, यहां पर इंसर्जेंट भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया भाई। गेटिंग वेट इज डैश इफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू गिव योर डॉग अ बाथ। अगर आप अपने कुत्ते को नहलाना चाहते हैं तो गीला होना क्या है, अनअवॉइडेबल है या सर्टेन टू हैपन है। तो क्या हो जाएगा, इन
इलेक्टेबल था, क्या था वहां पर हमारे पास, इनएविटेबल है ना, इनएविटेबल। अब इनएविटेबल क्या हो गया, तो इनएविटेबल भी हमारा यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। हिटलर्स डैश क्राइम विल नेवर बी फॉरगेटन, तो हिटलर्स हिनियस क्राइम्स विल नेवर बी फॉरगेटन, मतलब जो विभत्स घृणास्पद जो क्राइम किए हैं हिटलर ने वो कभी भूले नहीं जाएंगे। ही इज डैश एंड कैन अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, ही इज एफ्लुएंट, कि वो बहुत अमीर है और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकता है। तो ये था हमारा टेंस का चैप्टर, यहाँ पर हमने टेंस हमारा खत्म कर लिया और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा और सीख रहे होंगे। करीबन हम 50% हमने अपना सिलेबस कर लिया, 50 to 60%। मैंने आपको 5 मार्च की डेडलाइन दे रखी थी, उम्मीद है उससे पहले ही हम बहुत पहले खत्म कर लेंगे। और अगर आप चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको लगता है तो हम जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं उसको फिर अलग से 2-2 घंटे के 5 सेशन में आपको समझा दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, प्रीलिम्स में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू कर पा रहे होगे और आगे आने वाले समय में इस बात का आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे कि जो भी कोर्स आपको पढ़ाया गया है उसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सिलेबस हमारा लगभग 50% तो हो ही गया, जैसा कि मैंने कहा। उम्मीद करते हैं 100% होते होते आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।